Hello students, myself Anurag Goel from Vidyamandir classes. Welcome to this session of conic section, session 5. So today we are going to start ellipse, that is second locus, that is second conic section. Okay, तो ellipse start करते हैं. ellipse के आज हम elements पढ़ेंगे, tangent normals पढ़ेंगे, tangent normal की equations और उस पर based questions करेंगे. तो let us start this session. So what was the locus definition of ellipse? What was the locus definition of ellipse? लोकस डेफिनेशन क्या थी? लोकस डेफिनेशन थी आपकी, हमने जनरल कोनिक सेक्शन की एक डेफिनेशन रीड पढ़ी थी, दैट इज अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स लाइन. मतलब एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है सच दैट कि उसका हमने दो डिस्टेंस कैलकुलेट करे, एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से, और उन दोनों रेशियोज, उन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी था, वो कांस्टेंट क्वांटिटी था. तो दैट उस पॉइंट, वो पॉइंट अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमारी किस तरह से मूव करेगा, वो पॉइंट का जो लोकस आएगा उसको हमने कोनिक सेक्शन डिफाइन किया था. तो पर्टिकुलरली फॉर एलिप्स दैट वो जो कांस्टेंट रेशियो था, एक्सेंट्रिसिटी जिसको बोलते थे, दैट वाज लेस देन 1. मतलब पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ इट डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, लेट मी कॉल इट एज एस. पी एक मूविंग पॉइंट है, उसका हमने एक फिक्स पॉइंट एस से डिस्टेंस कैलकुलेट करा पी एस, और देयर इज अ फिक्स लाइन इन दैट पिक्चर, इन दैट फिगर देयर इज अ फिक्स लाइन, लेट्स से एल इज इक्वल टू 0. तो हमने P का S से डिस्टेंस कैलकुलेट करा, P का लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और PS और PN का जो रेशियो था दैट वाज अ कांस्टेंट क्वांटिटी डिनोटेड बाय E, एक्सेंट्रिसिटी. बट पर्टिकुलरली फॉर एलिप्स, मतलब जो अब हम जो पढ़ रहे हैं एलिप्स, दैट एक्सेंट्रिसिटी ओवर हियर इज लेस देन 1. एक्सेंट्रिसिटी वाज लेस देन 1. मतलब आप ये कह सकते हो कि PS या तो मतलब PN जो होगा ज्यादा होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P मूविंग पॉइंट वो लाइन से दूर होगा, तो Pn ज्यादा होगा, तो PS का और Pn का जो रेशियो होगा, मतलब Pn PS के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो जो रेशियो होगा वो क्वांटिटी जो आएगी वो लेस देन 1 आ जाएगी. बट इट बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो, हमेशा कांस्टेंट रेशियो रहेगा. तो यू कैन से PS इज इक्वल टू EPN. तो अंडर दिस कंडीशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जनरेट होती है, मतलब आप P, तो हम इसको डिराइव नहीं कर रहे कि इक्वेशन कैसे आई, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म्स लिखते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय x square by a square plus y square by a square into 1 minus e square is equal to 1. PS is equal to EPN की कंडीशन विद सम एज्यूम्पशन की फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो हमने डायरेक्टेड एल इज इक्वल टू 0 है वो एक एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे. तो वो सब एजम्पशन के बाद आपकी इक्वेशन जो जनरेट होती है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. जिसमें जिसमें ये जो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर जो है, इसको हम एक और कांस्टेंट क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से. और आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि ई 1 से कम है, 1 माइनस ई स्क्वायर भी फर्दर 1 से कम हो जाएगा, तो वो 1 माइनस ई स्क्वायर का फैक्टर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा. तो यू कैन से बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, और यू कैन सिंपली से बी इज लेस देन ए. दैट विल इम्प्लाई बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन ए. तो अब इक्वेशन क्या बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें बी इज लेस देन ए, एंड बी और ए में जो रिलेशन है दैट इज डिफाइंड एज दिस, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले प्लॉट करते हैं, फिर इसके बेसिक बेसिक एलिमेंट्स लिखते हैं. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा लाइक दिस. इसका ग्राफ ऐसा बनेगा. और अब अगर आप देखो इसके इंटरसेप्ट, मतलब जब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो उसके लिए आप अगर इक्वेशन में वाई को 0 कर दोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हेंस एक्स की वैल्यू एक ए आ रही है, तो ए 0 एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया माइनस ए 0. सिमिलरली वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है तो एक्स को 0 डाल दो, तो जब एक्स को 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो मतलब ये पॉइंट आ गया आपका 0 बी एंड 0 माइनस बी, 0 माइनस बी. इनके लेबल्स भी ले लेते हैं, 0 बी को हम लेट्स से बी बोल देते हैं, 0 माइनस बी को बी डैश बोल देते हैं,
ए जीरो को ए बोल देते हैं और लेट मी कंसिडर माइनस ए जीरो एज ए डैश। ठीक, तो अब इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। पहला एलिमेंट्स मतलब कि उस एलिप्स के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, मतलब मे बी फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, लेटेस्ट रेक्टम, तो वो वाले एलिमेंट्स, मतलब उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो पहला सेंटर, तो इट्स अ सेंट्रल कोनिक। अब आप ध्यान देखो कि हमने पैराबोला में कोई सेंटर नहीं पढ़ा था, पैराबोला में कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं था, सेंटर ऑफ सिमेट्री टाइप कुछ नहीं था उसमें। तो यहाँ पे सेंटर आ रहा है, सेंटर इज ओरिजिन, इस फिगर का सेंटर इज ओरिजिन। सेकेंड, वर्टिसेस, वर्टिसेस आर कंसिडर्ड एज ए एंड माइनस ए, मतलब बेसिकली जो ए एंड ए डैश है, प्लस माइनस ए जीरो, प्लस माइनस ए जीरो, ये वाले पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, these are called vertices of the ellipse. Third, foci. There are two focus of this ellipse. There are two focus of this ellipse. One is at this position and another is symmetrically placed over here. और इनके कोऑर्डिनेट्स अगर हम इनके लेबल्स लें, लेट्स एस एंड एस डैश, एस एंड एस डैश, तो एस का कोऑर्डिनेट होता है ए ई जीरो, एस का कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा जीरो, एस प्राइम एस डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो, ए ई जीरो एंड माइनस ए ई जीरो, प्लस माइनस ए ई जीरो, याद रखो प्लस माइनस ए ई जीरो पहले। तो अगर मैं इसको इन कॉन्टेक्स्ट टू ए बी बोलूँ, मतलब क्योंकि एलिप्स में हमारे को फाइनली इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो मैं अगर ए बी के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो हमारे पास जो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का रिलेशन था, फ्रॉम हेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का जो रिलेशन था, इसको आप रीअरेंज करोगे तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिया मैंने खाली, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का जो रिलेशन था उसमें मैंने ब्रैकेट्स खोल दिए, तो जब ब्रैकेट्स खोल दिए तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखो कि ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो एक्स स्क्वायर के नीचे कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर है दैट माइनस वाई स्क्वायर के जो नीचे नंबर है, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे नंबर बड़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ए हो जाएगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो। डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, दो फिक्स लाइंस, बट ये कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब अगर हमारा फोकस ए ई जीरो कंसिडर कर रहे हैं, मतलब फॉर कॉरस्पॉन्डिंग फोकस अगर एस जो है वो ए ई कॉमा जीरो है, अगर ये फोकस कंसिडर किया जा रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई, और अगर फोकस माइनस ए ई जीरो कंसिडर किया जा रहा है तो दो फिक्स लाइन है दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। मतलब अगर आप डेफिनेशन से जाओ, डेफिनेशन से जाओ तो अगर फोकस ए ई जीरो कंसिडर करते हुए डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई कंसिडर करोगे तब भी ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स जनरेट होगी पी एस इज इक्वल टू ई पी एन की कंडीशन के अंदर, और अगर एस डैश माइनस ए जीरो फोकस कंसिडर करोगे और डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई कंसिडर करोगे तब भी ये इक्वेशन जनरेट होगी। तो ये इनकी पोजिशंस कहाँ है, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई पे, और एक डायरेक्ट्रिक्स सिमेट्रिकली यहाँ आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई पे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप ये फोकस कंसिडर करते हुए, ये डायरेक्ट्रिक्स कंसिडर करते हुए, एक वेरिएबल पॉइंट पी, इस फोकस को और इस डायरेक्ट्रिक्स को कंसिडर करते हुए अगर वेरिएबल पॉइंट पी लोगे और पी एस इज इक्वल टू ई पी एन की कंडीशन लगाओगे, पी एस इज इक्वल टू ई पी एन की कंडीशन, तब भी यही एलिप्स जनरेट होगा, तब ये एलिप्स जनरेट होगा। सिमिलरली अगर आप ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स कंसिडर करते हुए, ये डायरेक्ट्रिक्स कंसिडर करते हुए वेरिएबल पॉइंट पी एस इज इक्वल टू ई पी एन की कंडीशन लगाओगे तब भी ये एलिप्स जनरेट होगा। तो हम कहते हैं इस लोकस के दो फोकस हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स हैं पहले, ओके। तो इनफैक्ट अगर अभी भी अगर हम इस ए बाई ई को भी प्लस माइनस ए बाई जो हमने इक्वेशन लिखी है इसको भी अगर हम ए बी में कर ले कन्वर्ट, तो मुझे ऊपर नीचे अगर ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट विल बी प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और ए की देखो अभी वैल्यू जनरेट की थी रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी जनरेट की थी ना ये देखो ए की वैल्यू, तो इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो ये सारे एलिमेंट बिल्कुल टिप्स पे रखने हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिसेस, वर्टिसेस, सेंटर। फिफ्थ,
Major axis, in this figure major axis is the x-axis, that is y equal to 0, length is 2a, length is 2a. Minor axis is y-axis, equation is x is equal to 0, length is 2b, length is 2b. Latest rectum, लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम इस फिगर में क्योंकि दो फोकस है, जो एलिप्स जैसे पैराबोला में एक फोकस था, एक लेटेस्ट रेक्टम थी, तो इसमें लेटेस्ट रेक्टम कौन सी है? इट इज लाइन पासिंग थ्रू फोकस एस परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, ए जीरो से पास करने वाली लाइन जो एस से पास कर ए जीरो से पास कर रही है और एक्सिस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। सिमिलरली एस डैश से पास करने वाली सेगमेंट डबल ऑर्डिनेट जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो अगर मैं इनके लेबल्स डाल दूं, लेट्स से L1 L2 L3 L4, L1 L2 L3 L4, तो आप अगर L1 के कोऑर्डिनेट मतलब जज कर लोगे कि L1 के कोऑर्डिनेट क्या है, तो L2 का कोऑर्डिनेट जो होगा वो उसका L1 का जो ऑर्डिनेट होगा L2 उसका नेगेटिव हो जाएगा, ऑर्डिनेट वैल्यू एब्सिसा सेम रहेगा। सिमिलरली L3 L4 के भी कोऑर्डिनेट जज हो जाएंगे। तो L1 के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर मैं एलिप्स की इक्वेशन में x को ए डाल दूं, क्योंकि L1 का एब्सिसा तो पता है, L1 का एब्सिसा तो मुझे पता ही है, ए जो S का है, जो S पॉइंट का है वही L1 का होगा, क्योंकि ये तो वर्टिकल है, मतलब एब्सिसा तो सेम ही होगा। तो हेंस x की वैल्यू तो L1 की ए ही होगी। और अब इस ए को अगर आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो x की पोजीशन पे तो आपको y मिल जाएगा। तो x को ए डालो माइंड में, जैसे x को ए डाला तो एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा। उस ई स्क्वायर को मैं राइट में ले गया तो यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस ई स्क्वायर को मैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई स्क्वायर से, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर से। तो यहाँ पे ई स्क्वायर बना था, वो इधर गया था, वो 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया था, उसको आपने रिप्लेस कर दिया बी स्क्वायर बाई स्क्वायर से। तो फाइनली बी स्क्वायर इधर क्रॉस हो गया, तो बी टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर आता है, बी टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर बाई, वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी बी स्क्वायर बाई, तो ये आ जाएगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाय। तो L2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय। L3 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाय। और L4 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय। डन। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई, लेंथ में इंटरेस्ट होता है ज्यादा था। इक्वेशंस हो गई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, इक्वेशंस तो ये हो गई अगर इक्वेशंस की बात करें तो। और लेंथ क्या हो गई? लेंथ विल बी 2b स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए का सेगमेंट ऊपर था, बी स्क्वायर बाय ए का सेगमेंट नीचे था, 2b स्क्वायर बाय ए। तो दीज आर सम बेसिक एलिमेंट्स, दैट इज सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई, फोकस, डायरेक्ट्रिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम। नेक्स्ट लेट्स से एट्थ में लिख रहा हूं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल, तो व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एन एलिप्स? ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? ऑक्सिलरी सर्कल होता है एलिप्स में, एलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके जो सर्कल ड्रॉ होगा, एलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके जो सर्कल ड्रॉ होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द एलिप्स। तो मतलब अगर हम फिगर दोबारा बनाए एक बारी, एलिप्स यू बना हुआ था हमारा, x square by a square plus y square by b square is equal to 1 for timing a is more than b, क्योंकि कॉन्जुगेट एलिप्स भी आएगा जब a लेस देन b होगा, वर्टिकल एलिप्स, तो अभी के लिए a मोर देन b चल रहा है। तो इस फिगर के अंदर मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके, मेजर एक्सिस ये है, इसको डायमीटर लेके जो सर्कल ड्रॉ होगा लाइक दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। तो इट इज लाइक दिस। ये आ गया। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेंटर तो ओरिजिन ही है, सेंटर तो ओरिजिन ही है। रेडियस क्या हो गया? जो मेजर एक्सिस का एक एंड पॉइंट था ए, उसके कोऑर्डिनेट a0 थे, तो इसका रेडियस a हो गया। तो इसका सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द एलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ninth let's say parametric form. Parametric form. Now parametric form of ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 is considered as x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta. तो सिमिलर टू जैसे हमने पैराबोला में पैरामीट्रिक फॉर्म कंसिडर करी थी एटी स्क्वायर टू एटी, उसमें टी पैरामीटर था, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, थीटा हमारा पैरामीटर है, थीटा इज अ पैरामीटर. तो थीटा यहाँ पे एक और हम टर्म चूज करते हैं थीटा के लिए, इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक एंगल. तो उसका लिंक आपका ऑक्सिलरी सर्कल से है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर एक एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल बना दिया जाए और उस ऑक्सिलरी सर्कल पे अगर हम एक रेडियस कंसिडर करें एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द मेजर एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस, ये हमने एक थीटा एंगल कंसिडर करा. तो इस ऑक्सिलरी सर्कल पे इस रेडियस की लेंथ कितनी है? इस रेडियस की लेंथ है a. ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन अभी लिखी थी x² + y², रेडियस a था. तो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस a है, इसका एंगल पता है मुझे x एक्सिस के साथ थीटा है. तो क्या मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? क्योंकि मैं कॉम्पोनेंट तो लिखने जा रहा हूं, a cos थीटा, a sin थीटा. a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा के लॉन्ग जो आएगा वो एब्सिसा हो जाएगा, a cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट a sin थीटा. तो आई कैन मेंशन ओवर हियर दिस कोऑर्डिनेट विल बी a cos थीटा, b sin थीटा. सॉरी, b sin थीटा कह रहा हूं, a sin थीटा. a cos थीटा, a sin थीटा. ठीक है. तो अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं टिल इट हिट्स एलिप्स फर्स्ट टाइम. मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर कर रहा है तो फर्स्ट मतलब क्वाड्रेंट में ही आएगा. अगर मैंने पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर किया होता, रेडियस सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर किया होता, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करता यहीं पे रुक जाता फाइनली. सिमिलरली अगर मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में कंसीडर किया होता कहीं पे रेडियस, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करता मेजर एक्सिस पे, तो यहाँ पे रुक जाता. एंड सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करता, परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, यहाँ पे रुक जाता मैं फाइनली. तो अभी के लिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया. तो लेट्स से मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और जाके एलिप्स को जहाँ पे कट किया वहीं पे रुक गया हूँ फाइनली. तो आई एम क्लेमिंग दैट कि ये जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, दैट इज a cos थीटा, b sin थीटा. a cos थीटा, b sin थीटा. सोचो क्यों बोल रहा हूँ, वर्टिकली नीचे है a cos थीटा, a sin थीटा के बिल्कुल वर्टिकली नीचे है. तो एब्सिस मतलब बेसिकली वर्टिकल लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं उन सबका x तो सेम ही होता है, कि वो लाइन जो होती है, वो वर्टिकल लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, उसकी इक्वेशन x इक्वल टू सम कांस्टेंट होती है. तो x इक्वल टू कांस्टेंट वही होता है जो एक पॉइंट का भी x होगा. तो पहले एक, अगर ऊपर वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू a cos थीटा, तो इस वाले पॉइंट का भी एब्सिसा तो a cos थीटा ही होगा. तो ये तो जस्टिफाई हो रहा है साफ साफ. अब x की वैल्यू जो आ गई, एलिप्स के सरफेस की इक्वेशन भी पता है, x² + y² + y² + b² = 1. तो अगर मैं x की वैल्यू उसमें रिप्लेस कर दूंगा उस लोकस पे एलिप्स की इक्वेशन में, तो कॉरस्पॉन्डिंग y निकाल के देखो, अपने आप ही y की वैल्यू b sin थीटा आ रही है. डाल के देखना, समझ में आया? तो ये जो हमने पैरामीट्रिक फॉर्म लिखी है, तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ पॉइंट ऑन द एलिप्स a cos थीटा, b sin थीटा ऑनवर्ड्स. अब हम इसको पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो वी कॉल इट एज थीटा पॉइंट. मतलब मैं इसको कैसे रेफर करूंगा? आई एम गोइंग टू रेफर इट एज थीटा पॉइंट. जब भी मैं कहूंगा कि एलिप्स के ऊपर एक थीटा पॉइंट ले लो, तो मतलब मैं कंप्लीट कोऑर्डिनेट ना बोल के मैं बोलूंगा थीटा पॉइंट. तो थीटा पॉइंट क्या हो गया? a cos थीटा, b sin थीटा. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए x² + y² + y² / b² = 1 के लिए, जब a b से बड़ा है, तो वी कंसीडर थीटा पॉइंट एज a cos थीटा, b sin थीटा. मैं कहूंगा अल्फा पॉइंट, बीटा पॉइंट, दो पॉइंट ले लो, अल्फा पॉइंट, बीटा पॉइंट, तो क्या कंसीडर करोगे? a cos अल्फा, थीटा की जगह अल्फा ले लोगे, a cos अल्फा, b sin अल्फा, कॉमा, तो मतलब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? a cos बीटा, b sin बीटा. तो जैसे हम पैराबोला में करते थे t1 पॉइंट, t2 पॉइंट, तो 81² 281, 82² 282. तो यहाँ पे अल्फा पॉइंट, बीटा पॉइंट एज सच. ठीक है. लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है कि थीटा जो यहाँ पे इस पॉइंट का आपसे पूछा जाए कि थीटा क्या है, मतलब यहाँ पे जो एक्सेंट्रिक एंगल हम थीटा ले रहे हैं इस पॉइंट के कॉन्टेक्ट में, जो पैरामीटर थीटा ले रहे हैं, वो थीटा ये नहीं है. ध्यान रखना, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला थीटा नहीं है. फाइनली थीटा क्या है इस पॉइंट का?
इस पॉइंट के रेफरेंस में इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस में हमने एक पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे लिया, वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली नीचे, उसी क्वार्टर में, उसी क्वाड्रेंट में, और उस पॉइंट को जब सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो वो जो रेडियस बनेगा ऑक्सिलरी सर्कल का, वो जो एंगल बना रहा होगा मेजर एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेंट्रिक एंगल. ओके. टेंथ इज फोकल रेडियाई. फोकल रेडियस क्या होता है कि अगर हम एलिप्स के सरफेस पे कोई पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, एलिप्स के सरफेस पे कोई पॉइंट कंसिडर करें, लेट्स से पी पॉइंट, अब चाहे उसको थीटा पॉइंट बोलो, चाहे जनरल x1 y1 पॉइंट बोलो, पॉइंट फॉर्म में x1 y1 ले लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में a cos थीटा b sin थीटा ले लेते हैं. तो अगर ये p पॉइंट है और इसके दो फोकस है s एंड s डैश, तो फोकल रेडियस क्या हो जाएगा? फोकल रेडियस होता है पॉइंट का, सरफेस पे किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस. फोकल रेडियस बोल देते हैं. दो फोकस है इसलिए रेडियाई बोल रहा हूं. फोकल रेडियस, तो फोकल रेडियस यहाँ पे हो गया आपका PS एंड PS डैश. तो मेरे को इनकी लेंथ चाहिए. लेट मी कंसीडर P कोऑर्डिनेट एज से सिंपली XY बोल लो या X1 Y1 बोल देते हैं, X1 Y1. ठीक है. तो ड्यूरिंग कोनिक सेक्शन जब भी सरफेस पे किसी पॉइंट से, लोकस के किसी पॉइंट से फोकस से डिस्टेंस निकाला जाता है, तो कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता. करने को तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को एस के कोऑर्डिनेट पता है AE0, तो मैं AE0 से X1 Y1 का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट वो लगाया नहीं जाता कभी भी. हम हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालते हैं और डेफिनेशन यूज कर लेते हैं कोनिक सेक्शन की, क्योंकि मेरे को पता है PS की वैल्यू E टाइम्स PN होती है. PS की जो डिस्टेंस है वो एक्सेंट्रिसिटी टाइम P का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से भी होता है, डायरेक्ट्रिक्स से. और वो डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फिगर के अंदर डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर चलती है, तो जो पीएन होता है वो हॉरिजॉन्टल कंप्यूटेशन होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना बहुत आसान होता है कंपेरेटिवली, मतलब स्लांट में डिस्टेंस निकालने के बजाय. तो अब देखो यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट्रिक्स थी आपकी x इज इक्वल टू a/e. ये ध्यान रखना कॉरस्पॉन्डेंस है. अगर फोकस एस से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर डायरेक्ट्रिक्स को अकाउंट पे लेना है तो x इक्वल टू a/e लोगे, और अगर एस डैश यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a/e लोगे. तो अब ध्यान से देखो PS किसके इक्वल हो जाएगा? इस P का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है. तो जरा एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो PN है इस फिगर के अंदर, ये जो PN है, क्या मैं बोल सकता हूं? दिस PN, ये जो PN है, दिस PN इज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, सॉरी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस बोल सकता हूं. मतलब, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? कहते हैं ए बाई, क्योंकि ये जो लाइन लिखी है आपने x इक्वल टू ए बाई की, यहां से लेके यहां तक ए बाई रहा होगा तभी तो लिखी होगी x इक्वल टू ए बाई. मतलब ये लाइन जो आपकी पैरेलल टू y एक्सिस है, ये लाइन जो आपकी पैरेलल टू y एक्सिस है वो ए बाई डिस्टेंट है, मतलब तो ए बाई और माइनस ये जो डिस्टेंस आएगा, माइनस में ये जो डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? P का एब्सिसा, मतलब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस P का y एक्सिस से तो है, तो ये एक्चुअली एब्सिसा ही तो हो गया. तो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर PS इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ A by E minus x1, and that on simplification comes out to A minus EX1. तो PS comes out to be A minus E times of x1. और आप खुद सोचो, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया होता x1 y1 का AE0 से, तो आता अंडर रूट के अंदर x1 माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. बट ऑब्वियसली मुझे उसमें ये भी यूज करना पड़ेगा कि x1 y1 एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फाइनली, और तब वो सिंप्लीफिकेशन करके इस फॉर्म में आता. बट ये कितना एलिगेंटली आ गया, PS का डिस्टेंस E टाइम्स ऑफ PN करने से इस फॉर्म में आ गया. मेरे को इसी फॉर्म में चाहिए था पर्टिकुलरली. सिमिलर मैनर PS डैश हो जाएगा आपका E टाइम्स ऑफ PN डैश. दैट इज, अब मैं एक और डायरेक्ट्रिक कंसिडर कर रहा हूं, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई, तो PN डैश बेसिकली, PN डैश आपको यही कंटिन्यू कराना है इधर तक. भैया PS डैश जो निकालना है मुझे, PS डैश, इसको निकालने के लिए मुझे P का डिस्टेंस इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक से निकालना है. यस. अब PN डैश बोलो क्या होगा बेटे?
तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरे को पता है x1 है, x1 है, और इसमें मैं इतना और ऐड कर दूंगा जो कि अगेन साइन कन्वेंशन की वजह से माइनस आ रहा है, बट डिस्टेंस तो ए बाई ई है, तो इट विल बी ए बाई प्लस x1 का ई टाइम्स, ई टाइम्स, तो कितना आ गया, it will be equal to e times of a by e plus x1, so that comes out to be a plus ex1. Yes, so hence we get a relation, an important relation context to ellipse कि ps और ps dash as p moves on the ellipse, मतलब ध्यान से देखो, जो p पॉइंट है अगर वो एलिप्स में मूव करेगा, एलिप्स पे सरफेस पे रोटेट होगा, तो x1 चेंज होता जाएगा, मतलब x1 चेंज होता जाएगा, x1 y1 की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा PS आया है, जो हमारा PS आया है, क्या वो भी चेंज होगा? यस, बिल्कुल होगा, उसमें ए कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, बट x1 चेंज हो रहा होगा। सिमिलरली PS डैश भी चेंज होगा अगर P मूव करेगा तो। लेकिन इनका जो सम आएगा दैट इज PS प्लस PS डैश, PS प्लस PS डैश, कहने से इट इज कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी 2a, ex1 कट जाएगा, इट इज 2a। तो बेसिकली एलिप्स की एक अल्टरनेट डेफिनेशन यहां से जनरेट हो जाती है, एक अल्टरनेट डेफिनेशन जो कि कुछ जगहों पे एनसीईआरटी में इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसी को कंसिडर किया जाता है कि अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे, अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। इनफैक्ट हम पर्टिकुलरली जब कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस करते हैं उसमें भी हम यही डेफिनेशन यूज कर रहे होते हैं जनरली एलिप्स की। हम जो मेन डेफिनेशन लोकस की थी कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू फिक्स लाइन दैट इज कांस्टेंट लेस देन 1, वो डेफिनेशन यही यूज करते हैं, इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए एलिप्स पे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अल्टरनेट डेफिनेशन क्या आ गई, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे, मूविंग in such a way that sum of its distances, sum of its distances, sum of its distances from two fixed points, two fixed points remains constant, remains constant। और पर्टिकुलरली वो कांस्टेंट किसके इक्वल आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, राइट साइड पे क्या आया था, 2a, दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, दैट कांस्टेंट ओवर हियर इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉइंट था 10th, तो अब हम लिखते हैं equations of tangent and normals, equations of tangents and normals, equations of tangent and normals। तो to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 if there is a point on it, say p x1 y1, तो आई एम गोइंग टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट p, और वो p हमने जनरल पॉइंट लिया x1 y1, तो वी कॉल दिस फॉर्म्स एज पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट फॉर्म में हम जो पॉइंट लेते हैं वो जनरल पॉइंट ले लेते हैं, कार्टेशियन पॉइंट x1 y1। तो ये हमने कंसीडर किया एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसके ऊपर सरफेस पे कोई पॉइंट p लाई कर रहा है x1 y1, x1 y1, और उस p पॉइंट पे आई नीड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p फाइनली। ठीक है, तो हमने जनरल कोनिक सेक्शन के जब रिजल्ट्स पढ़े थे, जनरल कोनिक सेक्शन के जब रिजल्ट्स पढ़े थे, तो हमने कुछ रिजल्ट्स मतलब बताए थे कि अगर पॉइंट सरफेस के ऊपर हो और उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, तो दैट वाज t इक्वल टू 0, दैट वाज t इज इक्वल टू 0। और ये जो रिजल्ट है आप हर एक कोनिक सेक्शन पे लगा सकते हो, हर एक कोनिक सेक्शन पे लगा सकते हो।
वेदर इट इज सर्कल, वेदर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे अगर आप t इक्वल टू 0 का रिजल्ट लगाओगे यू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और t इक्वल टू 0 के लिए आपको रिकॉल करो वो क्या थी रिप्लेसमेंट्स, दैट वाज एक्स स्क्वायर को x1 याद आ रहा है, वाई स्क्वायर को y1, x को x प्लस x1 बाई टू, y को y प्लस y1 बाई टू, और अगर एक्स वाई की टर्म है जो कि मतलब जनरली आपको दिखेगी एलिप्स में, सॉरी हाइपरबोला में, क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली जो जेई के कॉन्टेक्स्ट में एक्स वाई की टर्म वैसे एनीवे किसी में भी हो सकती है, एलिप्स में भी हो सकती है, पैराबोला में भी हो सकती है, बट जेई के कॉन्टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली आपको हाइपरबोला में ही दिखेगी एक्स वाई की टर्म। तो दैट इज एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू से, और अल्टरनेटिवली जैसे मैंने x को x प्लस एक्स वन बाई टू डाला तो हम 2x मतलब लीनियर टर्म जो x की होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके तो 2x को रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली x प्लस एक्स वन से। तो इस इन सब्स्टिट्यूशन से जो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है, और ये सब्स्टिट्यूशन किस में करनी है, कर्व में, ये सब्स्टिट्यूशन हमें करनी है s में, जो कर्व दिया होता है s फाइनली। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो लीनियर बन जाता है, उसको जीरो के इक्वेट कर दो तो यू विल गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो उस लाइंस पे, और अल्टरनेटिवली मैंने एक और चीज भी बोली थी, अल्टरनेटिवली अगर आपको लेट्स से t इक्वल टू 0 नहीं लगाना तो फिर डिफरेंशिएशन से जाना पड़ेगा। तो आप कर्व को डिफरेंशिएट करो, जो हमारा कर्व दिया उसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो जिसपे आपको टेंजेंट निकालनी है, तो वो स्लोप मिल जाएगा, dy by dx एट x1 y1 गिव्स यू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो फाइनली। ठीक है, और वो टेक्निक, वो जो ट्रिक, वो टेक्निक है वो तो आप हर एक कर्व पे कर सकते हो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जनरेट करनी है। और एक और अल्टरनेटिवली जो कि डेरिवेटिव का आपका प्रोसीजर है कि डेरिवेटिव कैसे निकला होगा, आप p के एक नेबरहुड पॉइंट लो, उसी कर्व के ऊपर एक नेबरहुड पॉइंट लो और कह दो वो वेरिएबल पॉइंट है, उस कॉर्ड का स्लोप निकाल लो पी क्यू का, एक नेबरहुड पॉइंट क्यू पिक करो, पी क्यू का स्लोप निकाल लो, पी क्यू का स्लोप निकाल लो, या पी क्यू की इक्वेशन ही निकाल लो, एक नेबरहुड पॉइंट, ये तो मैंने बहुत दूर दिखा दिया, कहीं भी ले लो, एक ले लो, पी क्यू का यहाँ पे क्यू ले लो। अब क्यू को धीरे धीरे पी की तरफ टेंड कराओ, क्यू को पी की तरफ टेंड कराओ, मतलब क्यू टेंड्स टू पी, तो उससे जो कॉर्ड होगी वो लेटर ऑन टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी फाइनली, तो उससे भी स्लोप ऑफ मतलब इक्वेशन टेंजेंट आ जाती है। बट इन सारे वेज में ऑब्वियसली टी इक्वल टू जीरो इज द मोस्ट फेमस वन और मोस्ट इजीएस्ट वन कि डायरेक्टली टी इक्वल टू जीरो लगा दो। तो इक्वेशन क्या आ गई बच्चे, इक्वेशन आ गई टी इक्वल टू जीरो के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, एक्स एक्स वन, हमारा एक्स मतलब जो एक्स वन होता है वो पॉइंट का एक्सिस होता है जिस पॉइंट पे आप लिख रहे हो, तो एक्स वन मैंने एक्स वन ही लिया अभी, तो इट कम्स आउट टू बी एक्स वन एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन वाई बाई बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक तो रिप्लेसमेंट हो गई, कांस्टेंट जितने होते हैं वो एज इट इज होते हैं, तो जो राइट में वन लिखा होगा वो लेफ्ट में लाऊंगा, तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इज इक्वल टू वन। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। नॉर्मल की भी लिख लेते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन आप लर्न इस फॉर्म में करो, डिराइव किसी भी तरीके से करो, क्योंकि अब इस टेंजेंट के स्लोप से, टेंजेंट का स्लोप अगर स्लोप लिखूं मैं, एम टी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, स्लोप एम के लिए और टी के लिए टेंजेंट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस केस में आ रहा है आपका माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई वाई वन, तो इट इज माइनस बी स्क्वायर एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वन। देखो जरा ध्यान से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो इट इज माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर बाय वाई वन बाई बी स्क्वायर करने पे माइनस बी स्क्वायर एक्स वन बाय ए स्क्वायर वाई वन आ जाएगा। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट विल बी ए स्क्वायर वाई वन बाय बी स्क्वायर एक्स वन। ए स्क्वायर वाई वन बाय बी स्क्वायर बाय एक्स, ए स्क्वायर वाई वन बाय बी स्क्वायर एक्स वन। तो अब ये स्लोप है नॉर्मल का, पॉइंट एक्स वन वाई वन ही है, तो मैं नॉर्मल आएगी, नॉर्मल आएगी वो जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में याद, इस फॉर्म में याद रखो, इट इज ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म में याद रखो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी आपकी फाइनली। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, इन पॉइंट फॉर्म। नाउ लेट मी राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है
कि पैरामेट्रिक फॉर्म में जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल लिखेंगे उसमें वो पॉइंट x1 y1 की जगह उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेंगे। मतलब बेसिकली x1 को रिप्लेस कर दो a cos थीटा से और y1 को रिप्लेस कर दो b sin थीटा से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, अगर x1 को आप a cos थीटा से रिप्लेस करोगे तो एक a कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो इट कम्स आउट टू बी x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b is equal to 1, or you say cos theta x by a plus sin theta y by b is equal to 1. Similarly नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, it will be ax by cos theta plus minus by sin theta is equal to a square minus b square. ax by cos theta या तुम कह सकते हो ax secant theta माइनस b by cosecant theta. बेटर है एक ही फॉर्म में मतलब रटो, मतलब तो क्रैम तो करनी ही पड़ेगी, मतलब आपको याद तो करनी ही पड़ेगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन तो t इक्वल टू 0 से याद हो जाती है आराम से, नॉर्मल की इक्वेशन आप याद कर लोगे तो बेटर है। तो इट इज ax by cos theta minus by sin theta is equal to a square by b square, दैट इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो इसमें बस ये है कि आप कह सकते हो कि टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है a cos theta b sin theta है, और नॉर्मल का जो फुट ऑफ नॉर्मल है, फुट ऑफ नॉर्मल इस a cos theta b sin theta, और इसमें कह रहा हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेम पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज a cos theta b sin theta। पिछले वाले में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड फुट ऑफ नॉर्मल दोनों x1 y1 थे, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड फुट ऑफ नॉर्मल a cos theta b sin theta पहले, एंड इसी की एक स्लोप फॉर्म हम सिर्फ टेंजेंट की लिख रहे हैं, टेंजेंट की, नॉर्मल की ज्यादातर यूज में नहीं आती, निकालने को निकाल सकते हो, यूज में नहीं आती। स्लोप फॉर्म टेंजेंट की लिख रहे हैं, टेंजेंट की। तो टेंजेंट की स्लोप फॉर्म मतलब बेसिकली आई नीड y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस c को बोलते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप अगर m टेंजेंट का है, m जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये इक्वेशन अंडर व्हाट कंडीशन बिकम्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1। तो एल्जेब्रिक वे जो है इसका, एल्जेब्रिक वे तो ये है कि मैं y इक्वल टू mx प्लस c एंड एलिप्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं। मतलब जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, मैं y इक्वल्स mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c यहाँ पे y की पोजीशन पे डाल दूं, y की पोजीशन पे, तो और सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, तो फाइनली आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन x। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि एलिप्स के सरफेस पे y इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट हो। तो जब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो मुझे एक ही वैल्यू ऑफ x मिलेगी। मतलब अगर x में क्वाड्रेटिक बना रहे हो तो उसमें एक ही वैल्यू ऑफ x मिलनी चाहिए, और अगर x y में क्वाड्रेटिक बना रहे हो, मतलब x को रिप्लेस करो तो y में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका भी एक ही वैल्यू ऑफ y मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कॉर्ड होती, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c अगर कॉर्ड होती, y इक्वल टू mx प्लस c अगर कॉर्ड होती, तो हमें दो वैल्यूज ऑफ x, दो वैल्यूज ऑफ y मिलती, जो दोनों इक्वेशन में साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती, लाइन पे भी एलिप्स पे भी। ठीक है, सिमिलरली अगर लाइन कंप्लीटली आउटसाइड होती तो कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो अब आपको समझ में आ गया प्रोसीजर क्या करना है, कि मैं mx प्लस c को उठा के y की प्लेस पे डाल दूंगा, और अगर मेरे को पता है कि ये लाइन टेंजेंट है, तो उस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, मतलब जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्विंग में, लाइन को एलिप्स के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्विंग में जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा क्वाड्रेटिक का, उसको जीरो करना है। तो मैं सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहा हूं कि वो करने पे क्या आने वाला है, यू विल गेट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो अगर हम रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि y इक्वल टू mx प्लस c स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे टेंजेंट कब थी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लाई थी c इक्वल टू a बाय m, अगर याद होगा तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, y इक्वल टू mx, तो c की दो वैल्यूज मिल रही है, मतलब इस कंडीशन से c की दो वैल्यू मिल रही है, इधर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वो मिलनी भी चाहिए थी, क्योंकि गिवन स्लोप के लिए अगर आप देखो ध्यान से, अगर ये एक एलिप्स है और स्लोप ये है,
लेट्स से इस लाइन का स्लोप कुछ भी है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी फाइनली। तो सेम स्लोप की देयर विल बी इन्फिनिटली मेनी लाइंस, देयर विल बी इन्फिनिटली मेनी लाइंस सेम स्लोप की फाइनली। बट सेम स्लोप की देयर विल बी एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स, एक इधर बन जाएगी और एक आपकी इधर आ जाएगी। मतलब अगर आप स्लोप फिर वो जो दो लाइंस बनाई है आपने, एक टेंजेंट वन एक टेंजेंट टू, इन दोनों का क्या चेंज होगा? एम तो सेम ही होगा। मतलब ये जो क्वांटिटी एम है, ये तो इसका भी एम होगा तो इसका भी एम होगा पहले, अगर ये पैरेलल है तो क्या चेंज होगा? मतलब सी, वो जो सी की दो वैल्यूज है वो ये है पहले, एक प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, एक इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा जो वाई एक्सिस पे जाके कट करेगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा, एक सिमेट्रिकली उसी का नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा पहले। तो एक सी की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, एक आएगी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन से दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट भी होंगे, दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट भी होंगे, तो वो कोऑर्डिनेट आएंगे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। वो कैसे आएंगे? जो हमने भी बताया कि क्वाड्रेटिक बनेगी डी जीरो करोगे, वो करने के बाद डी जीरो करने के बाद जो एक्स की सिंगल वैल्यू आएगी जो से माइनस बी बाई टू है, वो एप्सिस आ जाएगा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, और एक्स को माइनस बी बाई टू डाल के लाइन में आई गेट वाई। तो वो कोऑर्डिनेट आ रहा है, कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी, माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी। तो आपको ये तो एक ही कोऑर्डिनेट लिखा आपने, नहीं ये दो कोऑर्डिनेट है, सी की दो वैल्यूज है ना, सी विल बी आइदर प्लस, मतलब सी की वैल्यू क्या है, आइदर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब प्लस डालोगे कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक वही कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब जो अगर बाई चांस एक कोऑर्डिनेट अगर आपका एच के आ रहा है, अगर एक कोऑर्डिनेट एच के आ रहा है तो दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस एच माइनस के आ जाएगा सी की, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में डालोगे एक बार माइनस में डालोगे। ठीक है, तो दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, these are points of contact. So these are the various forms of equation of tangents and normal to the ellipse, standard equation. तो अब अगर मैं यहाँ पे ही एक छोटा सा थोड़ा सा कॉन्जुगेट एलिप्स के बारे में बात कर लूं कि कॉन्जुगेट एलिप्स, तो कॉन्जुगेट एलिप्स में क्या होगा? कॉन्जुगेट एलिप्स में हमारा इक्वेशन वही रख रहा हूँ, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं कर रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स वन, एलिप्स यही रख रहे हैं फाइनली। लेकिन इसमें ए इज लेस देन बी, मतलब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर इज लेसर देन वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर, ए इज लेस देन बी, इज लेस देन बी। तो होगा क्या, जब एक्स इंटरसेप्ट देखोगे, वाई को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए, एक्स को जीरो करोगे वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस बी, बट बी बड़ा है, बी बड़ा है। तो ये जो एलिप्स शेप लेगा, मतलब जब इसको ग्राफ बनाओगे तो इट विल बी एन वर्टिकल एलिप्स। एक्स इंटरसेप्ट वही है, ए जीरो माइनस ए जीरो, पहले भी तो यही थे, एक्स एक्सिस पे तो ए जीरो माइनस ए जीरो था, और वाई एक्सिस पे वही है जीरो बी माइनस बी, जीरो माइनस बी एंड जीरो बी। ठीक है, लेकिन मेजर एक्सिस अब जो है, मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग वाई एक्सिस आ गई, और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस आ गई। हेंस आपके जो यहाँ पे फोकस है वो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, और डायरेक्ट्रिसिस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है पहले। तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो सेंटर इसका ओरिजिन ही है, सेंटर में कोई चेंज नहीं। वर्टिसेस की बात करूं, वर्टिसेस आपके हैं इसके जीरो प्लस माइनस बी, जीरो प्लस माइनस बी। फोकाई है जीरो प्लस माइनस बीई, बीई ओके। और यहाँ पे जो ए बी ई का रिलेशन है, ए बी ई का जो रिलेशन है दैट इज यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। डायरेक्ट्रिसिस है, डायरेक्ट्रिसिस है y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई ई। तो मैंने जो मैंने एलिमेंट्स लिखे उसके अकॉर्डिंग मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जितने रिजल्ट्स में जो भी कोऑर्डिनेट रिजल्ट, जो मतलब जो कोऑर्डिनेट था स्टैंडर्ड इक्वेशन वैल्यूज में जब ए बड़ा था बी से, उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इंटरचेंज एब्सिसा विद ऑर्डिनेट, एंड इंटरचेंज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी को इंटरचेंज कर दो। जैसे उसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर हो गया। उसमें वर्टेक्स थे प्लस माइनस ए जीरो, तो मैंने प्लस माइनस ए जीरो में एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यूज इंटरचेंज कर दी, मतलब जीरो इधर ले आया, तो जीरो कॉमा प्लस माइनस ए की जगह बी हो गया, तो जीरो कॉमा प्लस माइनस बी। तो लाइकवाइज हम सारे रिजल्ट लिख सकते हैं। तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस हो जाएगी आपकी
यहाँ पे मेजर एक्सेस हो जाएगी वाई एक्सेस, मतलब एक्स इक्वल टू 0, लेंथ हो जाएगी 2b, माइनर एक्सेस हो जाएगी y इक्वल टू 0, वहां पे y इक्वल टू 0 मेजर एक्सेस थी, यहाँ पे माइनर एक्सेस होगी y इक्वल टू 0, लेंथ क्या हो गई 2a, और अगर लेटेस्ट एटम बोले लेटेस्ट एटम की लेंथ कितनी हो जाएगी 2a² बाई बी, जैसे उसमें 2b² बाई ए थी पहले, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी a cos थीटा b sin थीटा को इंटरचेंज किया तो यहाँ पे b sin थीटा आ गया, a cos थीटा b sin थीटा को इंटरचेंज किया, यहाँ पे b sin थीटा हो गया, b a से रिप्लेस हो गया तो a sin थीटा b cos थीटा, a sin थीटा b cos थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म, क्लियर है। तो और बाकी सारे रिजल्ट्स हम साइमल्टेनियसली डिराइव कर लेंगे जो जो चाहिए होगा। फाइनली यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा आपका, ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू b², और एक्सेंट्रिसिटी और मेंशन कर लेते हैं, एक्सेंट्रिसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a² बाई b², 1 माइनस स्मॉलर स्क्वायर बाय लार्जर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर बाय लार्जर स्क्वायर, मतलब वहां पे था 1 माइनस b² बाय स्क्वायर, वहां पे b छोटा था, 1 माइनस b² बाय स्क्वायर का रूट वहां पे था, हाँ यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे e लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b² बाय a², ओके। तो दैट इज द थ्योरी, सम लिटिल बिट थ्योरी, तो उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर थ्योरी बाद में करेंगे। और तो ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज एन एलिप्स हैज OB एज द सेमी माइनर एक्सिस, जैसे हमारी माइनर एक्सिस है उसका हाफ करोगे तो सेमी माइनर, OB इज द सेमी माइनर एक्सिस, तो फिगर ही बनाते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहीं इक्वेशन नहीं दी हुई, इस क्वेश्चन में कहीं इक्वेशन की बात भी नहीं करी, सिर्फ एलिप्स के बारे में कुछ बातें कर रहा है वो, कुछ मतलब चीजें बोल रहा है, स्टेटमेंट्स बोल रहा है पहले, तो जैसे कोई इक्वेशन नहीं दी हुई तो आप हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन मानोगे, मतलब जब भी कोई इक्वेशन नहीं दी हुई तो हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर करोगे, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन कंसीडर करी x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, आपकी इसमें OB सेमी माइनर है तो ये OP ये सेमी माइनर होगी, OB इज द सेमी माइनर, f एंड f डैश आर इट्स फोका है, तो f मैंने यहाँ मान लिया मेजर एक्सिस के ऊपर, f डैश यहाँ मान लिया, कोऑर्डिनेट्स यूज करने को तो करेंगे a0 माइनस a0, b के कोऑर्डिनेट हो गए 0b, मेंशन कर ही लेते हैं 0b, इसके हो गए ae0, इसके हो गए माइनस ae0, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एंगल FB f डैश इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल FB f डैश क्या रखा है, ये 90 है, FB f डैश इज 90, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी। तो अब जरा फिगर ध्यान से देखो, जो फिगर है जिसमें जो मतलब जो ट्राइंगल FBO है, ट्राइंगल FOB लिख लेते हैं, एंगल ट्राइंगल FOB क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल F डैश OB, रीजन कुछ सोचो क्या वो क्यों होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ, ठीक है, क्यों साफ दिख रहा है यार, FOB का एंगल है 90 है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 होता ही है, ठीक है, FOB 90 है, सिमिलरली F डैश OB 90 है, F डैश OB एंड FOB 90 दोनों 90 हो गए, एक कॉमन साइड हो गई OB, और OF की लेंथ और OF डैश की लेंथ दोनों की AE है, तो SCS नहीं लग गई, SCS नहीं लग गई, तो इट इज हेंस, और क्वेश्चन हेंस यू कैन से कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये किसके इक्वल हो गया, क्योंकि पूरा 90 क्वेश्चन में दे रखा है, ये 90 होता नहीं है जरूरी, बट इस क्वेश्चन में ये 90 दे रखा है, तो अगर ये 90 हो गया तो ये 45, ये भी 45, हेंस ये भी 45, अगर ये 45 हो गया तो ये भी तो 45 हो गया बेटा पहले, तो अगर ये 90 है, ये 45, ये 45 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी उस केस के अंदर, ये सिर्फ इस केस में हो रहा है, ध्यान रखना, जब आपका फोकस को ज्वाइन मतलब जो हमारी F एंड F डैश को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट है वो सेमी माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे B पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है पहले, तो यू कैन से OF की लेंथ और OB की लेंथ एग्जैक्टली सेम होगी इस वजह से, तो आई कैन से OF इज इक्वल टू OB दैट इज इक्वल टू AE, मतलब आपका क्या मिल गया, B इज इक्वल टू AE, B इज इक्वल टू AE, तो यार B इज इक्वल टू AE से क्या आप E की वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ B बाय A का रेशियो किसके इक्वल हो गया, E के, B बाय A का, और एक्सेंट्रिसिटी क्या थी एलिप्स की, स्टैंडर्ड इक्वेशन की, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस
बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, लोअर स्क्वायर बाय हायर स्क्वायर होता है, मतलब जो एलिप्स में एक हायर स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे करंटली इस वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा वाला स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के नीचे स्मॉलर स्क्वायर है, तो इट इज स्मॉलर स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, बी बाय ए को ई से रिप्लेस कर देते हैं, तो बी बाय ए को ए से रिप्लेस करो तो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दैट इज ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 minus e square, that is 2e square is equal to 1, hence e comes out to be 1 by root 2. So under this scenario e comes out to be 1 by root 2, a simple question, that is option B. Option is B. Okay, next question. Next question says let the lengths of the latest atom of an ellipse with the major axis along x-axis center at origin. फिगर बनाते हैं। स्टैंडर्ड एलिप्स ले लिया, मेंशन ये ऑलरेडी लेटेस्ट क्या रखा है, लेट द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट एटम ऑफ एन एलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेंटर ओरिजिन बी 8। तो जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम है उसने 8 दी हुई है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम का रिजल्ट क्या था 2b स्क्वायर बाय 8, दैट इज गिवन टू बी 8, और ये में से b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। Further, if the distance between the foci of the ellipse is equal to the length of its minor axis, okay, तो जो फोकस है S एंड S डैश, वो कह रहा है उनके बीच का जो डिस्टेंस है एस एस डैश, जो कि होता है 2AE और AE मिला के 2AE, ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ होगी 2b, तो 2AE इज गिवन टू बी इक्वल टू 2AE is given to be equal to 2b, तो I get AE is equal to B, AE is equal to B। तो अगर इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन से कोरिलेट कर दूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन से कोरिलेट कर दूं, तो AE is equal to B के अंदर SS डैश B पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहे थे, मतलब ये भी एक वही उसी क्वेश्चन का एक अलग तरीके से प्रेजेंटेड क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा था व्हाट इज एंगल SBS डैश, एंगल SBS डैश, तो वो 90 आ जाएगा, अगर मतलब इसको मैं B बोल देता हूँ, एंगल SBS डैश अगर 90 होता तब हमारा AE is equal to B आ रहा था। अब मैं कह रहा हूँ अगर AE is equal to B है तो वाइसा वर्सा के अकॉर्डिंग अभी भी आप बोल सकते हो कि एंगल SBS डैश विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल्दो अभी यूज हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं। नाउ फर्दर सेज देन व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन इट, तो मैंने मतलब पहली इक्वेशन में वो एलिप्स की जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ये निकालना है, तो दैट मींस एलिप्स की इक्वेशन ही निकालनी है मुझे, पहली मुझे एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए, ए इज इक्वल टू बी एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। तो क्या मेरे को इससे ए और ई और बी सब निकलाएंगे, देख लेते हैं। तो बी स्क्वायर आ गया आपका 4a के इक्वल, तो बी स्क्वायर होता था किसके इक्वल, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के, बी स्क्वायर होता था ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो इट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यूनिवर्सल रिजल्ट है फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ए स्क्वायर में अंदर ले गया तो इट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ बी स्क्वायर से, तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक और ए बी में रिलेशन आ गया 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखो कि 2b स्क्वायर को क्या मैं 8a भी लिख सकता हूँ, 2b स्क्वायर इज 8a, तो इज इक्वल टू 8a। तो देखो ध्यान से a 0 तो होगा नहीं, तो a हैज टू बी 8, a हैज टू बी 8। तो बी स्क्वायर निकालते हैं, तो बी स्क्वायर आ गया आपका, बी स्क्वायर आ गया आपका 32, बी स्क्वायर 4a था तो मतलब बी स्क्वायर 32 आ गया, तो ए स्क्वायर हो गया आपका 64, ए स्क्वायर हो गया 64। कहने से मेरे को एलिप्स की पूरी इक्वेशन मिल गई, एलिप्स की इक्वेशन क्या मिल गई, ई भी निकालना जो ए भी निकल आएगा, तो एलिप्स की इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर बाय 64 प्लस वाई स्क्वायर बाय 32 इज इक्वल टू 1, और यू मे सिंपली राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एलसीएम लिया मैंने खाली 64 एलसीएम लिया, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब बस आपको ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन ही निकालनी थी, वो पूछना था ऑप्शन में कौन मतलब कौन सा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देख लो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर पहले का आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आएगा आपका 16 इंटू 2 प्लस 2y स्क्वायर, 2 इंटू वाई स्क्वायर दैट इज 8, 16 प्लस 32 दैट इज 48, 64 तो नहीं आ रहा, पहला नहीं है। सिमिलरली सेकंड में देखो 16 इंटू 2 32, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2 इंटू वाई स्क्वायर, 4 इंटू 3 12, 24 प्लस 32, ये भी 64 नहीं आ रहा।
जो फोर्थ ये 12 इंटू 24 प्लस 16 इंटू 32, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर ये भी नहीं आ रहा। ये देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है आपका 16 इंटू 3 48 प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो रहा है आपका 12 इंटू 2 24, तो 2 5 72 ये भी नहीं आ रहा। ये देखो कितना आ रहा है 16 इंटू 3 48 प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर हो गया आपका 8 इंटू 2 16, तो 6 और 8 14, 1 4 5 6 64 ये कर रहा है। आंसर इज 4√3, 2√2। समझ में आया? Now look at this question. It says the line passing through the extremity A of the major axis and extremity B of the minor axis of the ellipse. तो एलिप्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, राइट साइड का जो 9 था उसको 1 बना लिया, 9 से डिवाइड करके आई गेट एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स में कुछ कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी हुई है कि इसमें एक इन्वॉल्व है एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, एक इन्वॉल्व है एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ए एंड बी। द लाइन पासिंग थ्रू एक्सट्रीमिटी ए, the line passing through extremity A of major axis and extremity B of minor axis of this ellipse meets its auxiliary circle at M, meets its auxiliary circle at M। तो मतलब मेरे को auxiliary circle भी required है इस क्वेश्चन में, तो मैंने auxiliary circle बना लिया। auxiliary circle तो फिगर बनाते हैं। वो कह रहा है as per this question जो लाइन A से और B से पास कर रही है वो जाके auxiliary circle कट कर रही है at point M। ए से और बी से पास करने वाली लाइन ऑक्सिलरी सर्कल कट कर रही है पॉइंट एम पे, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एम हो गया, ये एम हो गया। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए एम एंड ओ, ओ इज ओरिजिन, ए एम मतलब ए एम एंड ओ, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ए एम ओ उसका एरिया पूछ रहा है वो, ओ से ज्वाइन कर देते हैं एम को, तो वी नीड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम ओ। तो सिंपल सा लग रहा है क्वेश्चन, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एलिप्स की इक्वेशन पूरी दी हुई है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ए स्क्वायर भी पता है बी स्क्वायर पता है, तो ए स्क्वायर 9 हो गया आपका, ए स्क्वायर जो है वो 9 हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 3। सिमिलरली बी स्क्वायर आपका 1 हो गया, तो बी की वैल्यू होगी 1। तो एटलीस्ट आप ए और बी एंड ई इफ रिक्वायर्ड ई भी लिख लेना चाहिए। तो ई होता है अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फाइनली। तो ए के कॉर्डिनेट मेंशन कर लेता हूँ 3 0, बी के कॉर्डिनेट में मेंशन कर लेता हूँ 0 1 0 1। तो यार मुझे एक चीज बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए टू बी, ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, एक्स इंटरसेप्ट 3 दिख रहा है, वाई इंटरसेप्ट 1 दिख रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई आपकी एक्स बाई 3 प्लस वाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब मुझे इस लाइन को सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल में सॉल्व करना है, तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 9। तो मैं सर्कल को और लाइन को सॉल्व करता हूँ, सर्कल को लाइन को सॉल्व करता हूँ, तो या तो मैं लाइन ए बी में से एक्स निकाल के रिप्लेस कर देता हूँ या वाई रिप्लेस कर देता हूँ। तो एक्स रिप्लेस करते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है आई थिंक एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3। मैंने एलसीएम ले लिया, लाइन को थोड़ा और मॉडिफाई किया, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 3 माइनस 3y। तो सर्कल में रिप्लेस करते हैं, तो इट इज 3 माइनस 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इट कम्स आउट टू बी 9 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 कैंसिल आउट हो गया। फिर आपका आ गया 10y स्क्वायर माइनस 18y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज क्या आ रही है? या तो 0 आ रही है या आ रही है आपकी 18/10, विच ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स यू 9/5। आ रहा है 0 या 9/5, मतलब जो लाइन थी जो ए बी से पास कर रही थी वो ऑक्सिलरी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, जिनमें एक पॉइंट का y 0 है, एक पॉइंट का 9/5। अब फिगर देखो ध्यान से कि जो लाइन है जो ए बी से पास कर रही थी, जो लाइन है जो ए बी से पास कर रही थी वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसमें से एक पॉइंट तो ए ही हो गया, ऑक्सिलरी सर्कल भी तो ए से पास कर रहा है, इस वजह से उसका एक y तो 0 आ रहा है, आना भी चाहिए था, ठीक है ना। तो दूसरा y जो 9/5 है वो m का ऑर्डिनेट हो जाएगा, वो इस m का ऑर्डिनेट हो जाएगा, तो m का ऑर्डिनेट कितना आ गया? 9/5। अब जरा ध्यान से देखो, क्या मुझे एब्सिसा निकालने की जरूरत है? अगर m का मेरा ऑर्डिनेट आ गया, एब्सिसा आराम से निकल आएगा वैसे,
लाइन की इक्वेशन में y को डाल दो, 9/5 x निकल आएगा। अगर मैं इस 9/5 को यहाँ रिप्लेस कर दूँ इस लाइन की इक्वेशन में, y को 9/5 डालो, कॉरस्पॉन्डिंग x आ जाएगा 3 माइनस 27/5, इट कम्स आउट टू बी 15 माइनस 27 माइनस 12/5, वो माइनस 12/5। लेकिन बाई चांस मुझे इस x की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान से देखो क्या निकालना है, हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एम। तो अगर ओ ए बेस ले लूँ, अगर मैं ओ ए को बेस ले लूँ तो हाफ इंटू बेस, और एम को हाइट ओ ए से निकालनी है, तो एम की जो हाइट होगी, एम पॉइंट की ओ ए बेस से जो हाइट होगी वो एक्चुअली में वर्टिकल हाइट, तो ये ऑर्डिनेट ही होगा, तो वाई सफिशिएंट है। तो कितना आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एम कम्स आउट टू बी हाफ बेस लेंथ ओ ए दैट वाज 3, बेस लेंथ ओ ए वाज 3 into height comes out to be 9/5. So it comes out to be 27/10 square units, or you may say 2.7 square units. 27/10 is the option D. 27/10. Now look at this question. It says okay, it says there are two foci f1 and f2, x1 0, x2 0. There are two foci x1 मतलब दो फोकस है, x1 0 एंड x2 0, जिसमें x1 लेस देन 0, x2 मोर देन 0। तो मतलब घुमा फिरा के दिया हुआ है, तो एक्चुअली में x1 हो जाएगा आपका माइनस ए, और x2 हो जाएगा आपका ए। एक राइट साइड पे है, एक माइनस ए लेफ्ट साइड पे। फाइनली स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो पहले सबसे काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स बना लेते हैं फिगर में। x square by 9 प्लस y square by 8 इज इक्वल टू 1। तो इसमें आपका x1 लेस देन 0, तो मैं यहाँ पे f1 फोकस दिखा रहा हूँ, और इसका निकाल ही लेते हैं फोकस क्या आ गए आपके, फोकस आ गए प्लस माइनस ए ई 0। तो ए ई होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 8 कॉमा 0, तो इट इज प्लस माइनस 1 0। ठीक है, तो f1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस 1 0, और f2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 1 0। मेंशन कर लिए, f1 के कोऑर्डिनेट माइनस 1 0, f1 इज माइनस 1 0, f2 के कोऑर्डिनेट 1 0। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड फोकस एट f2। ओके, अब इसमें एक पैराबोला भी इन्वॉल्व है, कि एक पैराबोला है जिसका फोकस तो f2 है और ओरिजिन वर्टेक्स है। सपोज दैट देयर इज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, और फोकस f2 है, फोकस f2 है। तो अगर मैं फिगर बनाऊं तो क्या मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसा आ गया होगा। ठीक है, जिसका फोकस f2 पे है, जिसका फोकस f2 पे है। तो मुझे बताओ कि उस फोकस उस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। इट्स अ राइटवर्ड पैराबोला, इट इज अ राइटवर्ड पैराबोला। तो इस राइटवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप्स की, और इसमें a क्या हो गया, a क्या देखो f2 जो फोकस दिया हुआ है वो ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे है, तो a1 मतलब a0 मतलब a1 ही हो गया। तो इस पैराबोला की इक्वेशन हो गई आपकी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1x, और सिंपली 4x आ गई। एंड इट सेज कि ये जो पैराबोला है ये एलिप्स को कट कर रहा है m इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड n इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो m पे कट कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको वो n पे कट कर रहा है। ये भी वर्टिकली ऑपोजिट टू ईच अदर होंगे फाइनली। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, यू नीड टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल F1MN। F1MN का ऑर्थो सेंटर कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पे, F1MN, F1MN ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर F1MN। तो सबसे पहले तो काम करते हैं, ये mn के कोऑर्डिनेट प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे, मतलब आगे बढ़ने के लिए m और n के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। तो m और n के कोऑर्डिनेट निकालते हैं बाय सॉल्विंग पैराबोला विद द एलिप्स। तो एलिप्स में डाल देते हैं x स्क्वायर बाय 9, वाई स्क्वायर की जगह 4x डाल देते हैं, 4x बाई 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ 2, एलसीएम लिया तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी 2x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 18, 2x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 18। तो चला देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज माइनस 18 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट हो रही है क्या, ए और सी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चे, 36। तो 36 को
स्प्लिटिंग दिख रही है कि जिससे 9 आ जाए? 4 into 9, 36. 36 is 4 into 9 can be 12 into 3, 12 into 3, yes. So it is 2x square plus 12x minus 3x minus 18 is equal to 0. 2x common, x plus 6 minus 3 common, x plus 6. तो x की वैल्यूज क्या आ रही है? -6 एंड 3/2. तो मैं 3/2 ले रहा हूँ पर्टिकुलरली 3/2, क्योंकि आपको पता ही है कि -6 नहीं होगा, मतलब इनफैक्ट x की रियल वैल्यू -6 आ रही है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग y की उस टाइम पे इमेजिनरी आ जाएगी. अब पैराबोला में जब x को -6 डालोगे राइटवर्ड पैराबोला में, तो y इमेजिनरी आ जाएगा. तो -6 वाली नहीं लेनी, x की वैल्यू आपकी 3/2 लेनी है. वो ग्राफ में जज हो रही है, तो x मस्ट बी 3/2. तो बोलो यार m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? m का एब्सिसा तो आ गया 3/2, एब्सिसा तो आ गया 3/2, और x को यहाँ पे 3/2 डालो. x की वैल्यू पैराबोला की इक्वेशन में डाल देता है 3/2, तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ 3/2 2 6, मतलब y की वैल्यू √6. m के कोऑर्डिनेट आ गए 3/2 कॉमा √6, एंड n के कोऑर्डिनेट सिमिलरली हो गए 3/2 कॉमा -√6. यस. अब तो यार आगे क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री वाला हो गया कि आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए ट्रायंगल के वर्टिसेस. m के कोऑर्डिनेट पता है 3/2 कॉमा √6, n के कोऑर्डिनेट पता है 3/2 कॉमा -√6, और f1 के कोऑर्डिनेट पता है -10. और मुझे उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है. तीनों कोऑर्डिनेट मेंशन है, ऑर्थो सेंटर निकालना है. तो ऑर्थो सेंटर के फॉर्मूला भी है, ऑल्दो फॉर्मूला हम ज्यादा तो यूज नहीं करते. तो ऑर्थो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो किसके, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो f1 से जो mn पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा एक ऑल्टीट्यूड, और m से जो f1n पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा दूसरा ऑल्टीट्यूड, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना बेटा पहले. तो f1 से mn पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, तो वो तो बाय चांस फिगर में दिख रहा है. f1 से परपेंडिकुलर जो mn पे ड्रॉप होगा वो तो x एक्सिस खुद ही हो गई, तो एक परपेंडिकुलर तो y इक्वल टू 0 है. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन. ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन, तो एक ऑल्टीट्यूड तो हो गया आपका y इक्वल टू 0, एक ऑल्टीट्यूड तो हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड y इक्वल टू 0. मेक सेंस. f1 से जो mn पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो x एक्सिस है, तो x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगी. एंड एक मुझे सॉल्व निकालनी पड़ेगी, एक इक्वेशन निकालते हैं. लेट्स से लाइन सेगमेंट जॉइनिंग f1 to n, f1 to n की इक्वेशन निकालते हैं. तो f1 to n का स्लोप कितना आ रहा है बच्चे? f1 to n का स्लोप आ रहा है आई थिंक 0 माइनस -√6, √6 अपॉन -1 -3/2. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ f1n का स्लोप निकालते हैं. f1n का स्लोप, तो इट विल बी 0 माइनस -√6, दैट इज √6 अपॉन -1 -3/2. तो इट इज कमिंग आउट टू बी -2√6 by 5. क्लियर? -2√6/5. तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी, इक्वेशन हो जाएगी 2√6x प्लस 5y इज इक्वल टू -10 -2√6. पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ, स्लोप लिख ही दिया -2√6/5, और वो पॉइंट्स उनमें से कोई एक यूज कर लो, चाहे -10 यूज कर लो, चाहे आप 0 जो 3/2 -√6 था वो यूज कर लो. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन f1n. और इसको सॉल्व किसके साथ करना है? y इक्वल टू 0 के साथ. तो y को 0 डालो बच्चे, y को जब 0 डालोगे तो इट इज -10. 0 प्लस √6 अपॉन -1 -3/2. सॉरी, ये तो एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ f1n आ गई, क्योंकि हमने स्लोप यूज कर लिया. हमें इसको नहीं सॉल्व कर, सॉरी, ये तो इक्वेशन ऑफ f1n आ गई. हमें f1n की थोड़ी निकाली थी, हमें तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाली थी. तो उसका स्लोप कितना होगा? परपेंडिकुलर का स्लोप हो जाएगा आपका 5/2√6. 5/2√6 इक्वेशन हो जाएगी 5x माइनस 2√6y, और इसका पॉइंट किससे पास कर रही है ये? 3/2 √6 है. 3/2 √6 है, तो दैट इज 15/2 -12, दैट इज 24. 15 - 24 -9/2. तो ये ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन है. ये ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन है पासिंग थ्रू m परपेंडिकुलर टू f1n. दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड पासिंग थ्रू m परपेंडिकुलर टू f1n. और अब इसको सॉल्व कर लो
एक ऑल्टीट्यूड जो y एक्स एक्सिस थी y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर y को 0 डालोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग x देखो क्या है, y को 0 डालने पे इट इज कन्वर्टेड टू बी -9/10, -9/10. तो hence the answer is -9/10, 0, -9/10, 0. That is your option A. ऑप्शन ए. तो जो फिगर बनी थी हमारी वो ऑलमोस्ट ठीक ही थी. बस ये है कि अगर मैं mn को भी ज्वाइन कर देता हूँ, ये मेरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया. तो जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप होगा दूसरे वाला, यहाँ पे जो कट करेगा, ये एक ऑल्टीट्यूड था, ये दूसरा ऑल्टीट्यूड, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है -9/10, 0. ओके, इसी का एक सेकेंड पार्ट भी है. इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है if the tangents to the ellipse at m and n meet at r. इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए m और n पे जो उसने एलिप्स पे टेंजेंट बनाई, m और n पे जो एलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एलिप्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई, एलिप्स के सरफेस पे m और n पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई, वो कह रहा है कि वो जाके इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट r पे. तो वो सिमेट्रिकली आप ये कह सकते हो कि वो पॉइंट जो होगा वो डेफिनेटली मेजर एक्सिस पे ही होगा. हाँ, नहीं तो सॉल्व करके भी देख सकते हो. ठीक है. तो एट r एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट m, नॉर्मल टू द पैराबोला एट m मतलब बेसिकली जो सरफेस, पैराबोला के सरफेस पे m पे जो नॉर्मल ड्रॉ होगी, and normal to the parabola at m meets the x-axis at q. So let's say this point is q. Then you need to find the ratio of the area of the triangle MQR. Ratio of the triangle MQR, area of triangle MQR to area of quadrilateral MF1NF2. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है बट ऐसा है नहीं. हमें फिर सिर्फ बेसिक ज्योमेट्री में ही जाना है. मतलब बाद में तो एरिया निकालना है, ट्राइंगल का, क्वाड्रेटल का एरिया निकालना है, बट प्रोवाइडेड तुम सारे कोऑर्डिनेट निकाल लो. तो एज सच अब m के कोऑर्डिनेट पता है, यस पता है. r के कोऑर्डिनेट पता है, अभी नहीं पता, निकालते हैं. और q के कोऑर्डिनेट, तो मेरा फोकस रहेगा r के कोऑर्डिनेट और q के कोऑर्डिनेट. बाकी ऑलमोस्ट सारे कोऑर्डिनेट पता है. अच्छा, r इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, m पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई और n पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है. लेकिन m और n वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से, एलिप्स के ऊपर वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा सिमेट्रिकली वो x एक्सिस पे आ जाएगा. तो मैं खाली m पे टेंजेंट निकालता हूँ और उसको x एक्सिस से सॉल्व कर लेता हूँ इंस्टेड की दोनों टेंजेंट की इक्वेशन लिखे. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट m? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट m कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट m की, एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है m, उसके कोऑर्डिनेट भी पता है आपको, एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, कोऑर्डिनेट भी पता है m के. तो कैसे सीधा t इक्वल टू 0, पॉइंट फॉर्म. तो दैट वाज x1, ये x1 पहले लिख लेते हैं. x1 कितना है इसमें, x1 है पॉइंट m का एब्सिसा 3/2. तो इट इज 3/2x बाय a स्क्वायर था, आई थिंक a स्क्वायर कितना था, 9 and 8. ओके, a स्क्वायर इज 9 प्लस y1 √6y बाय y y1 √6 था डिवाइड बाय b स्क्वायर, दैट इज 8 इज इक्वल टू 1. टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से लिखी है, t इक्वल टू 0 से. पॉइंट पता था 3/2 √6 पहले. ठीक है, तो ये आ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. इट इज x बाय 6 प्लस √6y बाय 8 इज इक्वल टू 1. तो यार r के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, r के कोऑर्डिनेट क्या है, इस लाइन का और दूसरी टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि x एक्सिस पे ही होगा. तो हम x एक्सिस पे तो y 0 ही होता है, तो y को 0 करो, गेट x आ रहा है 6, r के कोऑर्डिनेट आ गए. ठीक है, अब एक फोकस रह गया मेरा m पे जो नॉर्मल ड्रॉ है पैराबोला के ऊपर, m पे जो नॉर्मल ड्रॉ है पैराबोला के ऊपर, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट विद द एक्सिस, मतलब विद द x एक्सिस पहले. तो मेरे को m पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. तो पैराबोला की इक्वेशन थी y² 4x, पैराबोला की इक्वेशन थी y² 4x. m के कोऑर्डिनेट थे, इट वाज 3/2 √6, 3/2 √6. तो 3/2 √6 पे y² 4x की नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो अब या तो पैरामीट्रिक फॉर्म से जाओ, लेकिन बेटर ये रहेगा डेरिवेटिव यूज करो, थोड़ा इजीली हो जाएगा. तो इसका डेरिवेटिव बोलो क्या आएगा बच्चे, इसका डेरिवेटिव आएगा 2y dy by dx
is equal to 4. तो I think it is coming out to be dy by dx is coming out to be 2 by y. 2 by y. तो y की वैल्यू √6 रिप्लेस कर देते हैं, तो 2 by √6. 2 by √6. तो ये स्लोप किसका है? टेंजेंट का. टेंजेंट का. तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया? नॉर्मल का स्लोप हो गया -√6/2. -√6/2. तो इक्वेशन बोलो क्या आएगी? इट विल बी √6x plus 2y is equal to 3/2√6 plus 2√6. तो it is coming out to be 7√6/2. √6 plus 2y is equal to 7√6/2. ओके, तो इट इज -√6/2. √6. ओके, यही आ रही है. कॉम्प्लिकेटेड से आ रही है क्योंकि रेशनल कोएफिशिएंट है. कोई नहीं. तो अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट विद द एक्सिस कितना हो जाएगा? क्यू. क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है? क्यू में भी y 0 होगा, तो y को 0 करके गेट x. x आ रहा है 7/2. कोऑर्डिनेट सिंपल आ गया 7/2, 0. क्यू के कोऑर्डिनेट भी आ गए, r के कोऑर्डिनेट भी आ गए, बाकी सारे दिए हुए थे. अब आते हैं हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेटल MF1 and F2. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR, जरा ध्यान से देखो. एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR, ये किसके इक्वल होगा? कहते हैं हाफ इंटू बेस QR इंटू हाइट. हाइट होगी m का ऑर्डिनेट. m का ऑर्डिनेट, तो ये तो सिंपल हो गया. इट इज हाफ इंटू QR. तो QR हो जाएगा. अभी हमने Q और R के दोनों के कोऑर्डिनेट निकाले. Q का 7/2 है, R का 6 आया है, तो 6 माइनस 7/2. तो इट इज 6 माइनस 7/2 इंटू, ये तो हो गया बेस लेंथ 6 माइनस 7/2, और m का जो डिस्टेंस है QR से वो m का ऑर्डिनेट है, तो m का ऑर्डिनेट था √6 का, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेटल MF1 and F2. तो जरा देखिए कौन सा फिगर की बात हो रही है. MF1 and F2 कौन सी फिगर है इसमें? MF1 and F2. ओके, ये जो काइट शेप है, ये जो MF1 and F2, इसका एरिया, तो क्या मैं कह दूं इसमें डबल कर देते हैं MF1 F2 का. MF1 and F2, ये पहले, तो इसमें MF1 F2 का निकाल के डबल कर देते हैं. तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ, डिवाइडेड बाय में आएगा, डिवाइडेड बाय में आएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ हाफ. यहाँ पे F1 F2 बेस है, F1 F2 बेस है, तो F1 F2 की लेंथ होगी आपकी 2 यूनिट. एक 1 था, एक -1 था, तो F1 F2 की लेंथ होगी आपकी 2 यूनिट. ठीक है. और हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई आपकी वही m कोऑर्डिनेट, तो इनफैक्ट वो तो कैंसिल ही हो जाएगा. तो हाइट होगी आपकी यहाँ पे इनटू में √6. तो जरा सिंप्लीफाई करो, देखें कितना आ रहा है. √6 कैंसिल हो गया, ये हाफ भी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया आपका 12 माइनस 7 5/2. तो इट इज 12 माइनस 7 5/2 बाय 4, तो 5/8. तो 5:8 इज देयर एनी ऑप्शन? 5:8, यस इट इज देयर. 5:8 ऑप्शन सी. तो बेसिक्स में बेस, बिल्कुल बेसिक में बेस कि बेसिक एलिमेंट्स हमारे को आनी चाहिए निकालने, एंड टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशंस आनी चाहिए. उसके बाद उस पे बेस क्वेश्चन चल रहे हैं, उस पे बेस क्वेश्चन चल रहे हैं. सारे जेई के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे के सारे ऑलमोस्ट जेई, सारे को जेई क्वेश्चन. ये भी जेई का क्वेश्चन है, ये तो रिसेंटली है किसी पैसेज बेस्ड. इससे पहले वाला भी जेई का क्वेश्चन था, वो पुराना क्वेश्चन था किसी टाइम का, किसी ईयर का. एंड दिस वन ऑल्सो, दीज आर जेई क्वेश्चंस. Okay, look at this question. It says if ellipse E1 is x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1 is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to the coordinate axis. If ellipse E1 that is x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1. तो आप ऑब्जर्व करो जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, जो भी किए, वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के ही हैं जिसमें a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा है. तो अगेन मतलब जो कॉन्जुगेट एलिप्स है वो बहुत ही कम क्वेश्चन में यूज हो रहा था, क्योंकि एलिप्स का अगर कॉन्सेप्ट ही आपको चेक करना है एग्जामिनर को, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ऐसा कोई डिफरेंस तो है नहीं, मतलब ओरिएंटेशन का डिफरेंस है. तो हॉरिजॉन्टल से ही सारे मोस्टली क्वेश्चन आपको हॉरिजॉन्टल के मिलेंगे. जैसे पैराबोला में मोस्टली क्वेश्चन y स्क्वायर 4x या y स्क्वायर 4x के ही मिलते हैं फाइनली. तो इट इज x square by 9, that is a is 3,
B is 2, 0, 2. An ellipse is inscribed in a rectangle whose sides are parallel to the coordinate axis. Okay. तो मतलब बेसिकली जो हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट वर्टिकल बनाते हैं मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे, और एक वर्टिकल टेंजेंट यहाँ से कर देते हैं। ए पे वर्टिकल टेंजेंट, ए डैश पे वर्टिकल टेंजेंट, बी पे हॉरिजॉन्टल, बी डैश पे हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारी फिगर अभी तक क्लोज हो गई कि वो कह रहे हैं एन एलिप्स इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है, इन अ रेक्टेंगल आर, तो ये आर रेक्टेंगल हो गया, आर रेक्टेंगल व्हिच साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो हमने बना दी। अनदर एलिप्स E2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 04 सर्कमस्क्राइब्स द रेक्टेंगल आर, तो मतलब एक और एलिप्स बन रहा है कुछ E2 जो रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। अब ये नहीं पता कि वो हॉरिजॉन्टल बनेगा कि वर्टिकल बनेगा, बट एक और रेक्टेंगल बन रहा है समथिंग लाइक दिस। There is another ellipse that circumscribes that rectangle and that passes through 04, तो 04 से पास करा तो y एक्सिस पे जो ये वाला पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये 04 हो गया। अभी मैंने फिगर ऐसे बना दी, क्या पता वर्टिकल आ रहा हो, कुड बी वर्टिकल आ रहा हो, अभी मैंने ऐसी रैंडम सी फिगर ये बना दी पहले। You need to find the eccentricity of ellipse E2, you need to find the eccentricity of ellipse E2। तो क्या मैं एलिप्स E2 की इक्वेशन इसी फॉर्म में ले लूं, x स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो भी इधर हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की तो सेम ही थी, ठीक है। उसमें तो बस किसी में अगर बाई चांस सी बड़ा हो गया डी से तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अगर डी बड़ा हो गया सी से तो ये वर्टिकल वाला हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ था जो एलिप्स का E2 एलिप्स का मतलब 04 से पास कर दिया, तो 04 क्योंकि अपना वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्चुअली ये D4 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, मतलब x को अगर 0 डालना है तो कॉरस्पॉन्डिंग बाय 4 आना चाहिए इस इक्वेशन में, अगर x को 0 डालेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग बाय 4 आना चाहिए, तो हेंस यू कैन से d स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इज d इज इक्वल टू 4। तो आपका एक तो पता ही है यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब ये नीचे तो y स्क्वायर के नीचे तो 16 ही है, यस। तो बस सी स्क्वायर निकालना रह गया। तो यार इस एलिप्स के ऊपर कोई और पॉइंट पता है जो आपको इस एलिप्स पे सैटिस्फाई कर रहा होगा? तो जरा ध्यान से देखो, इस फिगर के अंदर रेक्टेंगल के चारों एंड पॉइंट्स आपको नोन है, रेक्टेंगल के चारों एंड पॉइंट्स आपको नोन है। वो क्या है? वो है आपके ए का कोऑर्डिनेट क्या था? 30, ए का कोऑर्डिनेट था 30। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एब्सिसा 3 होगा, ए के ऊपर है, और ऑर्डिनेट कैसे 2 होगा, जो बी का ऑर्डिनेट है वही तो इस वाले पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा 3, 2। तो इस पॉइंट के क्या हो जाएगा सिमिलरली, क्या हो जाएगा -3, 2। इस पॉइंट का हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट वाले का -3, -2, और इस पॉइंट का हो जाएगा आपका 3, -2। तो इन चारों में से कोई एक सर्टिफाई करा दो। इनफैक्ट एक ही सेटिस्फाई कराने से ही सफिशिएंट है, क्योंकि स्क्वायर होना है तो चाहे 3 का करो चाहे -3 का करो। तो 3, 2 सेटिस्फाई कराते हैं, तो इट इज 9/c स्क्वायर plus 4/16 is equal to 1. That gives you 9/c square is equal to 1 minus 1/4. That is 3/4. That gives you c square is equal to 12. 3 into 4. Yes, c square is equal to 12. Hence the ellipse comes out to be x square by 12 plus y square by 16 is equal to 1. तो ये वर्टिकल वाला है, मतलब मैंने फिगर ऑल्दो हॉरिजॉन्टल शो कर रखी है, ये वर्टिकल बन रहा होगा, वर्टिकल। इसमें जो एक्स इंटरसेप्ट है वो छोटा है कंपेयर टू वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट 4 है, एक्स इंटरसेप्ट √12 आ रहा है, √12। तो इट्स अ वर्टिकल वन, मतलब बेसिकली उस रेक्टेंगल से एक वर्टिकल एलिप्स ड्रॉ हो रहा होगा। वर्टिकल एलिप्स फिगर बहुत अच्छी बनी, क्योंकि फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं तो फिगर रबी कर देते हैं, ठीक है। अब वो इस एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहा है, इस एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी पूछ रहा है। तो एक्सेंट्रिसिटी हमने लर्न कर लिया, इट इज √1 माइनस लोअर स्क्वायर बाय हायर स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर बाय स्क्वायर या ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो इस केस में ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये वर्टिकल वाला है, इसमें ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर के नीचे मैंने अगेन दोनों चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे कंसिडर किया है, तो इट इज 1 माइनस 12/16, तो इट सिंप्लीफाइज टू 4 से 12, 4 1 minus 3/4, that is 1/4 का under root, that is 1/2. Eccentricity of this ellipse will be 1/2. That is option C. Option C is the answer. तो सेशन यही एंड करते हैं आज का। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एलिप्स, कि फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इस पे बेस फर्दर क्वेश्चंस एंड और प्रॉपर्टीज, कुछ रिजल्ट्स अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।